क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग की, ये सब गंभीर मुद्दे हैं। विकास के नाम पर विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आप लोग को बताऊं, फिनाइल की बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी 5 लीटर की, उनके 2 पीसेस करके 2 प्लांटर बन गए। वैनिश की बॉटल होती है, कोक की बॉटल होती हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स हैं, अब हमारी दिनचर्या में इतनी ज़्यादा तरीके से उतर चुके हैं कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बीइंग ऑन द बैनर ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अगर मैं ये कहूँ कि आप प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दीजिए, तो ये असंभव है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जहाँ तक होए उतना आप अवॉइड कीजिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जहाँ पॉसिबल। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जुलाई का महीना आ गया है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी तक मानसून नहीं आया है। मानसून का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग की, ये सब गंभीर मुद्दे हैं जिन पर देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कंक्रीट के जंगल अब असली जंगलों पर भारी पड़ रहे हैं। क्या हम विकास के नाम पर विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण से लेकर हमारे इस पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर सकती है, आज बात इसी मुद्दे पे करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार, आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। और आज हमारे इस खास शो उभरते सितारे, इस कार्यक्रम में जिस सितारे को हमने आमंत्रित किया है उसे हम क्या कहें? प्रकृति की बेटी, देश की बेटी, प्रेम की प्रकृति में या प्रकृति के प्रेम में। मतलब इतने सारे उदाहरण हैं उनके लिए कि कुछ भी कम पड़ जाए। दरअसल वो असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन है, लेकिन प्रकृति प्रेमी बाय पैशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल की रहने वाली साक्षी भारद्वाज की। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और इतना सब अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया। जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, इसीलिए हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। तो आप सबने रामायण का नाम सुना होगा। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। महाभारत का भी आपने नाम सुना होगा, जिसमें जो है पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा था। तो वनवास, अज्ञातवास, इनसे आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने जंगलवास का नाम सुना है? जी हाँ, तो साक्षी जी दरअसल एक जंगलवास नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो पहला सवाल आपसे यही है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत का ख्याल आपके मन में कब आया, कैसे आया, इसके बारे में बताइए। जी, जो जंगलवास प्रोजेक्ट का नाम है, तो जब ये काम चालू हुआ था तब इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये जो काम मैंने स्टार्ट किया वो 2018 से चालू किया था। उस टाइम पे ना इस जंगल का कोई नाम दिया गया था, ना मुझे पता था कि इस तरीके से ये आप सब लोग के सामने आज मैं बैठ कर के अपने उस एक छोटे से कार्य से जो मैंने वर्क स्टार्ट किया था वो आज इस लेवल पे पहुंचेगा। बेसिकली 2018 में मैंने ये काम करना स्टार्ट किया और इसका जो इंस्पिरेशन था, यानी जो इसके पीछे का आइडिया था, कहाँ से आया, वो जनरली हम सब लोगों के घर में एक जो कॉमन चीज होती है, कबाड़, वहां से आया था। कुछ इंस्पिरेशनल नहीं था इसमें। जो घर के पीछे कबाड़ इकट्ठा होता है हर महीने और हम लोग उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं मंथ के एंड में, वहां से इंस्पिरेशन आई थी। बेसिकली हम सब लोग के घर में प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है जिसको हम सेल ऑफ कर देते हैं एक सर्टेन रेट पे। बट मैंने अपने जंगलवास में इस पूरे जो प्लास्टिक वेस्ट को इनकॉर्पोरेट करा है एज अ प्लांटर वर्टिकल वॉल पे, और ओवरहेड जो जंगल मैंने बनाया है उसमें।
तो ये एक खासियत है जो मैंने जंगलवास में इनकॉर्पोरेट करी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आप लोग को बताऊं, फिनाइल की बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी 5 लीटर की, उनके 2 पीसेस करके 2 प्लांटर बन गए। वैनिश की बॉटल होती है, कोक की बॉटल होती है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स हैं, अब हमारी दिनचर्या में इतनी ज्यादा तरीके से उतर चुके हैं कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब बीइंग ऑन द बैनर ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि आप प्लास्टिक यूज करना बंद कर दीजिए, तो ये असंभव है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जहां तक होए उतना आप अवॉइड कीजिए सिंगल यूज प्लास्टिक का। जहां पॉसिबल हो वहां ग्लास का यूज करिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। बट अगर मैं ये कहूँ कि यूज ही बंद कर दो, तो फिर दूध भी लेना बंद कर दो। आज की डेट में तो सब कुछ प्लास्टिक में ही आ रहा है, तो हम इराडिकेट नहीं कर सकते उन सब चीजों को जो हमारी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी है। बट अब जब ऑलरेडी वो चीजें लाइफस्टाइल में हो, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग पिरामिड ऑफ प्लास्टिक, मतलब जो राइट, राइट। माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक बन रहे हैं आज की डेट में, उन वो ना बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल मैंने तैयार किया था। अब इसी के साथ साथ मैं 2016-15 के अराउंड से कंपोस्टिंग कर रही थी, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग। जो हमारा घर का कचरा होता है उसको मैं सेग्रीगेट करती थी सूखे कचरे में और गीले कचरे में, और फिर उसके बाद उसका कंपोस्टिंग करती थी जो मैं अपने प्लांट्स को फीड करती थी। अब उस ड्यूरेशन में नारियल पानी हम लोग रोज सुबह पीते हैं अपने घर में, 5 लोग हैं हम लोग। तो जो नारियल का खोल बचता था, उस नारियल के खोल को इतने आसानी से आप डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। तो अब खाद तो बन के तैयार हो जाती थी, बट जो नारियल का खोल है वो एज इट इज निकल के आ जाता था। तो एक बार कोशिश करी, 2018 की बात है ये, कि इसमें एक बार पेड़ लगा के देखते हैं, अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मनी प्लांट लगाया था, और वो मनी प्लांट आज भी मेरे पास है, 5 से 6 फीट लंबा हो चुका है वो, उसी कोकोनट हस्क में रहते हुए। क्या तो बात है! वहां से इस कंसेप्ट का स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, मतलब वहाँ एक से इनोवेशन टाइप से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, यानी आपने वहाँ से इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी शुरुआत की और जहाँ तक मेरे मेरी जानकारी है तो आपने अपने घर के पास में लगभग 800 स्क्वायर फीट में 450 प्रजातियों के 4000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। यानी एक तरीके का मिनी फॉरेस्ट आप इसे कह सकते हैं। और इसमें भी अच्छी बात ये है कि 150 दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं, पेड़ हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कई ऐसे पौधे हैं जो हमारे भारतीय वातावरण के अनुसार नहीं हैं। उनके लिए आपने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो ये जी। मन में ख्याल कैसे आया और इस आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के जरिए पौधे कितना विकसित हो रहे हैं? अगर मैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बारे में बात करूं, या हमारे विदेशी पर्यावरण के बारे में बात करूं, फिर देसी पर्यावरण के बारे में बात करूं, तो उसमें सिर्फ 3 चीजें होती है। एक होती है मिट्टी, एक होती है हवा, और एक होता है पानी। बिल्कुल। तो इन 3 चीजों से पूरी सृष्टि बनी है और इसी में जाके मिल जाती है। तो बेसिकली जैसे मेरे पास जो प्लांट्स हैं उसमें आपको फूल नहीं मिलेंगे। मतलब ये एक थोड़ा विचित्र सी चीज है कि मुझे फूलों से उतना लगाव नहीं है जितना मुझे पत्तियों से लगाव है। मतलब मोर ऑफ फोलिएज है, लेसर ऑफ फ्लावर्स है। तो ये जो प्लांट्स हैं जो मैंने इकट्ठे करे हैं, इनका जो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी सिर्फ 2 इम्पोर्टेंस है। एक तो इसकी ऑक्सीजन यूएसपी बहुत हाई है, और इनकी कैपेसिटी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा है। जैसे यूवी रेज हैं, गामा रेज है, अल्फारेड रेज हैं, जो हमारे यहाँ आजकल सबसे ज्यादा इमिट हो रही हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा हजार्डियस वे में अफेक्टेड हैं। उन रेस को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसलिए मैंने इन प्लांट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। अब इसमें मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे फिलोडेंड्रॉन्स हैं, बिगोनियाज हैं, मॉन्स्टेराज हैं, कैलिथियाज हैं, और ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे यहाँ नेटिवली, अगर मतलब ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट्स मेरे पास हिमाचल प्रदेश के हैं, नागालैंड के हैं। अब वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू भोपाल। नॉन ट्रॉपिकल है, वहाँ का थोड़ा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आ जाता है। तो वो प्लांट्स को मैंने यहाँ अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में 2020 में आया था जब लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे काफी टाइम था मेरे पे सोचने का, विचारने का, थोड़ा फ्री भी रहती थी। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली प्लांट्स और कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। एक बहुत बड़ी इंडियन प्लांट कम्युनिटी है। अगर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स हैं।
और अभी आप लोग को सुनने में ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे पास अभी बहुत कम पेड़ है, मुझे और प्लांट्स को इकट्ठे करने हैं। तो जो प्लांट कम्युनिटी है, जब उसके थ्रू में गई तब मैंने देखा अरे मेरे पास तो कोई पेड़ है ही नहीं। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारी प्लांट जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको देखने का कोशिश करी, समझा, और फिर ये समझा कि भाई किस तरीके का एनवायरनमेंट उन्हें यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि वो ग्रो कर पाए। मैंने बिल्कुल उसी टाइप का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करा। एक फाउंटेन क्रिएट करा है मैंने स्टोन से, और ग्रीन नेट लगा के रखा है जिससे कि शेड क्रिएट हो सके। कूलर लगा के रखा है कि एयर सर्कुलेशन काफी अच्छे से मेंटेन रहे और ठंडी हवा का सर्कुलेशन मेंटेन रहे। और मिट्टी का ध्यान रखा है, पानी का ध्यान रखा है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ कम प्लांट्स होते हैं मतलब ऐसे जिनको रेत वाली मिट्टी पसंद होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इनके भी बहुत नखरे होते हैं, इन शॉर्ट बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल बोलूँ बिल्कुल। तो उनके और सारे हमारे चीजों यहाँ को तो देख। ये कहा जाता है कि जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो जब इस शरीर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें जरूरत है। हम सब ने देखा है साक्षी जी, कोरोना काल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, और वो सब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन थी जिन्हें सिलेंडर में भरकर पहुंचाया जा रहा था, और हमारा सिस्टम वो भी सही तरह से नहीं कर पाया। लेकिन जो कार्य आप कर रही है, या जो भी प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो नेचुरल ऑक्सीजन को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में आप हमारे देश के उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगी जो प्रकृति के संरक्षण की दिशा में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? देखिए, पर्यावरण से जुड़ करके उसके बारे में सोचना, उसको समझना और फिर काम करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनवायरनमेंट डे पे पेड़ लगाते हैं और एक बिल्कुल। पिक्चर लगा के हैशटैग लगा के पोस्ट कर देते हैं, जो ट्रेंड होता है। हाँ, सोशल मीडिया और में कुछ ट्रेंड ऐसे होता है, होते हैं और इसके बाद साल भर भूल जाते हैं। एक पाँव पाँव बस। एक दिन लगाते हैं, फिर साल भर भूल जाते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो साल भर पेड़ लगाते हैं और बस एक दिन पेड़ नहीं लगाते एनवायरनमेंट डे पे। तो ये फर्क होता है। मतलब अगर मैं कहूँ ऐसे कि अगर हम सोचे कि हम पर्यावरण के लिए एक दिन रख दें, और हमारा जो यंगर जनरेशन है जो अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा है या भी 20 to 30 एज ग्रुप में है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब बिल्कुल मैं तो यही सोचती हूँ कि जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी तो मुझे क्या चाहिए। आज से 10 साल पहले हम लोग में से किसी को भी आदत नहीं थी कि हम 46 डिग्री टेम्परेचर या 48 डिग्री टेम्परेचर को फेस करें। बट आज हम उसको, हमारी बॉडी उस तरीके से हो चुकी है कि हम 48 डिग्री टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट और इसके वजह से क्या हो रहा है, कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डिजीजेस बढ़ रही हैं, स्किन डिजीजेस हो रही हैं, इतना ज्यादा एनवायरमेंट इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो यंगर जनरेशन को अनफॉर्चुनेटली इस तरफ थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा कि भाई ग्रीन्स के बगैर आपकी जिंदगी नहीं चल सकती है। और आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल एक साइकिल है। और इसी बिल्कुल। साइकिल में हम भी हैं एज अ पार्ट। मतलब वो जो बचपन, मतलब ईवीएस की क्लासेस में पढ़ाया जाता था ना, लाइफ साइकिल, साइंस की राइट साइकिल, राइट। तो वो पारिस्थितिकी हम एक तंत्र, पार्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। तो अगर उस इकोसिस्टम में से ग्रीन्स को आप निकाल दो तो फ्लोरा फौना पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर बिल्कुल फ्लोरा फौना पूरा खत्म हो जाएगा तो आप भी होमोसेपियंस हो, आप भी निकल लोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हमारे स्कूल कॉलेज के जाने वाले जो बच्चे हैं ना, उनमें सेंसिटिव पार्ट क्रिएट कराया जाए, क्योंकि आज की डेट में हमारे अंदर इमोशंस की कमी आ रही है। बिल्कुल सही मतलब कह रही अगर हैं आप। और आप इसीलिए जो है हमारा जो ये कार्यक्रम है और हमारा जो चैनल है, उसका नाम ही यंग तरंग है और यूथ पर बेस्ड चैनल है। इसीलिए हम अपने हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ युवा साथियों को भी जरूर जोड़ते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि यूथ ही क्यों, हर आयु, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे आना चाहिए। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है, अर्बन गार्डनिंग का, क्योंकि आप देख रही हैं कि हमारी सरकार भी स्मार्ट सिटीज की घोषणा करती है, और जिस तरीके से हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है,
तो रहने के लिए सबको जो है घर चाहिए, जंगल भी काटे जा रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है अर्बन गार्डनिंग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जो अर्बन गार्डनिंग का कंसेप्ट है, आपने जैसा बताया स्मार्ट सिटीज और अर्बनाइजेशन के वजह से ये आया है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ बहुत जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब अपने पास जमीन नहीं है, अपने पास सिर्फ दीवार है और आसमान है, तो हमें वहीं पे करना है जो कुछ भी करना है। तो जैसे पहले क्या होता था, हमारे पास बंगलोज होते थे, फिर हमारे पास डुप्लेक्स आने लगे, फिर हमारे पास अपार्टमेंट्स आने लगे, और आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। तो आप इन ऐसी जगहों पे आपके पास कोई बहुत बड़ा बरांडा तो है नहीं, बहुत बड़ा आंगन तो है नहीं जो पहले हुआ करता था। तो अर्बन गार्डनिंग का कंसेप्ट या अर्बन जंगलिंग का कंसेप्ट वो ये है कि ग्रीन्स को आप किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में एकोमोडेट करो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट क्या वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आपके पास जगह है नहीं जगह है। तो अगर आपके पास एक छोटी सी खिड़की भी है, उस छोटी सी खिड़की पे भी आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके ग्रीन वॉल क्रिएट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं ग्रीन कॉर्नर। तो इसका आशय ये है, मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ कि जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उतना ही ऑक्सीजन हम अपने घरों की दीवारों से या घरों के बालकनी के एक छोटे से कॉर्नर से जनरेट कर सकें, तो वो हमारी लाइफ का एक सक्सेस पार्ट होगा जो हम मदर अर्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे किसी के पास, बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि भाई आपके पास तो 800 स्क्वायर फीट है, तो आपने इतना बड़ा जंगल बना लिया, तो इन नियर फ्यूचर मुझे नहीं पता कि मेरे पास ये जगह रहेगी भी कि नहीं रहेगी, हो सकता है कि ना रहे और मेरे पास सिर्फ 100 स्क्वायर फीट बचे। तो ऐसा नहीं कि मैं 100 स्क्वायर फीट में स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकती, मैं वहां पे भी स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगी। बिल्कुल। तो और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे हैक्स आ चुके हैं जिनको हम यूज करके वर्टिकली ओवरहेड बैम्बूज को यूज करके, कोकोनट हस्क को यूज कर सके, घर के प्लास्टिक को यूज करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसको ग्रीन कॉर्नर कहते हैं। और वहां से जो वाइब्स निकलती हैं उनको हम ग्रीन वाइब्स कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रीन थेरेपी कहते हैं। मतलब आज की जो यंगर जनरेशन है उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों का सबसे ज्यादा हाव है, मतलब हावी हो चुकी है सारी चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें एक ना एक ऐसी चीज चाहिए होती है हमारी लाइफ में जो एज अ स्ट्रेस बस्टर काम करे। किसी के लिए डांसिंग होगी, किसी के लिए म्यूजिक होगी, अलग अलग थेरेपीज होती हैं। तो ये एक ग्रीन थेरेपी है। तो ग्रीन थेरेपी है और इसका जो है यंगर जनरेशन को इस पर काम करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है सरकारों की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं। अभी हाल ही में यूपी की सरकार ने वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और पहले दिन ही 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। उनका जो लक्ष्य है वो है कि इस साल के अंत तक 30 करोड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक यूपी सरकार का एग्जाम्पल दिया है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल आपका एक रिएक्शन जानना चाहता हूं कि सरकारें हमारी पर्यावरण को बचाने की दिशा में कितना सफल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आज पूरे दिन में मैं 500 पेड़ लगा सकती हूँ, मैं बिल्कुल लगा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं उन 500 पेड़ों का एक बार में देख रेख कर सकती हूँ? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी आप नर्सरी चले जाओ, आप नर्सरी में जाओ, अगर आपकी जेब में पैसा है, आप पेड़ खरीदो, घर में ले आओ, लगा लो, बड़े सुंदर लगेंगे, 4-5 फोटो खींच के अपलोड कर दो, हो गया। बट पार्ट ये आता है कि आप उसका देख रेख कितना कर पाते हो। बहुत अच्छी बात है अगर ये उनने एजेंडा अपना एक एम रखा है कि हम इतने प्लांटेशन करेंगे। हमारे एमपी में भी ये चीज चल रही है कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज बन रही है, उसका बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। इवन अब बक्सवा का भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है। तो मेरा कहने का लॉजिक ये है कि जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है ना, अगर मैं अर्बन जंगलिंग की तरफ काम कर रही हूँ, मैंने जंगलवास बनाया है, मैं कहती हूँ अगर मुझ जैसे 1 करोड़ लोग भी आकर के सामने खड़े होकर के 1 करोड़ जंगलवास बना दें, तो भी वो उस एक बक्सवा फॉरेस्ट के अगेंस्ट कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यानी ये आपने महत्वपूर्ण बात कह दी और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि सरकारें केवल फोटो सेशन के लिए कि हम इतने करोड़ जो है हमने पेड़ लगा दिए, लेकिन उन पेड़ों का विकास कितना हुआ,
कितने पेड़ सही हाँ, हुए या खराब हुए, मीडिया को इस बारे में रिपोर्ट भी करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करते हैं एक्चुअली जी। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी। क्या होता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं, मतलब एक बहुत सिंपल सी साइंटिफिक चीज है, हर दिन एक मतलब जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, तो मैं प्लांट को नहीं लगा पा रही क्योंकि जमीन में इतनी गर्मी है, बाहर इतनी गर्मी है, वो मैच नहीं हो पा तो रहा, तो प्लांट पेड़ नहीं लग डेवलप ही सकता। नहीं हो पाएगा। तो आप और 365 डेज अक्रॉस द ईयर सारे दिन नहीं होते पर्टिकुलर कि आप रोज पेड़ लगा सको। मतलब सब चीजों की अपनी नीड और डिमांड होती है, उसी तरीके से प्लांट की भी डिमांड होती है कि मुझे इस तरीके का तापमान चाहिए, इस तरीके की मिट्टी चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना मौसम चाहिए, तभी मैं उग पाऊंगा। तो क्या आप मुझे बताइए, लॉजिकली 365 डेज एकदम हमारे यहाँ एनवायरमेंट बेस्ट होता है कि हम लगा सकते हैं पेड़? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल ये सही तो कह रही हैं हमारे आप। यहाँ के जी, तो फॉरेस्ट मेरा डिपार्टमेंट अगला अगला सवाल आपके जो है प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एमपी से। आप जानती होंगी कि एमपी में एक छतरपुर ज़िला है, वहाँ पे बक्सवाहा की एक जो है बहुत फेमस इलाका है, वहाँ पर हीरा खदान हो रहा है और इसके लिए बड़ी संख्या में जंगलों को काटा जा रहा है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ से जो कैरेट हीरो की कीमत है, उसके लिए जंगल से लगभग 2 लाख पेड़ कटवाने की कोशिश कर रही है। लोकल लेवल पर इसका काफी विरोध भी हो रहा है। आप पर्यावरणविद हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, बड़ा सेल्फिश होकर के बोल रही हूँ मैं ये। मैं अभी 20 to 30 एज ग्रुप में हूँ, ठीक है। जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी तब मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मुझे बिल्कुल, सतह के नीचे जो चीज है उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि सतह के ऊपर जो चीज है वो सबसे बड़ा हीरा है, पन्ना है, प्लैटिनम है, जिसको जो नाम देना वो नाम दे। अगर ऑक्सीजन है तो आप हो। आपने खुद देखा कि कोविड की ड्यूरेशन में इंसान एक दिन जिंदा रहने के लिए 25,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा है। आप यहाँ पे पूरा, मतलब आप, इसका एक और साइंटिफिक रीजन मैं आपको देती हूँ। ये तो एक पॉइंट मैंने बताया, सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप थोड़ा रिकॉल बैक करें, जो जीका वायरस था जिसने हम सब लोग की लाइफ को भी बहुत अफेक्ट करा था, तो वो जीका वायरस जो है जीका फॉरेस्ट से आया था, क्योंकि वहां डिफॉरेस्ट्रेशन कराया गया था। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो खुद के सर्वाइवल के लिए एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं, रिलाई करते हैं। अगर आप उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो वो इवेंचुअली खुद के सर्वाइवल के लिए तो कुछ भी करेंगे, जैसे हम मनुष्य अपने सर्वाइवल के लिए बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि अगर आज के डेट में आप बक्सवा फॉरेस्ट का एक 300 स्क्वायर फीट, वो 300 हेक्टेयर की जमीन काट करके, पहले 800 था फिर 300 हो गया, अगर आप एक्सेप्टेंस लेकर के भी उसको काट देंगे, तो हमारे यहाँ के पॉपुलेशन को इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाले 5 या 6 साल में हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब चीजों को फेस करना ये सारी पड़ेगा। चीज़ें आएँगी जिससे क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जल, जंगल और ज़मीन की अगर परवाह नहीं करेंगे, तो उसका खामियाज़ा भी मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा दर्शक भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में जो सवाल हो, वो संक्षेप में पूछें। जी, प्रेम। मेरा सवाल है सर कि हम भविष्य के लिए अग्रसर तो हैं, लेकिन हमारे भविष्य का जो निर्धारण करेगी वो है पर्यावरण। क्योंकि अगर पर्यावरण हमारे बीच नहीं है तो फिर कोई मोल नहीं है, वो बेशकीमती धरोहर है जो हमारे बीच मौजूद है। लेकिन जब बात आती है पर्यावरण की, तो आज हम देखते हैं कि तस से मस किसी अन्य प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपने पर्यावरण को ही इफेक्ट कर रहे हैं। और इसमें से हर एक लोगों का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, और उसमें जागरूकता जरूरी है। जी, अगर बिल्कुल। आप जैसे अपना हम सवाल मैम की कीजिए। बात करें, हाँ मैम की बात करें तो मैम ने एक कदम उठाया, लेकिन लोग इसको फॉलो कैसे करें, हम उन्हें जागरूक कैसे करें? जी, जागरूकता से जुड़ा हुआ सवाल है कि आजकल के युवाओं को जो सोशल मीडिया के युग में जो है बड़ी हो रही है, उसको कैसे जागरूक करें कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है? साक्षी जी। देखिए, जागरूकता वाली जब बात आती है तो मैंने इस बात को कवर किया, जब तक आपके मन में इमोशंस नहीं क्रिएट होंगे, आपके मन में सेंसिटिविटी नहीं आएगी, आप एनवायरनमेंट के लिए नहीं सोच सकते हैं। तो जो हमारी यंगर जनरेशन हो, उसको कुछ टाइम के लिए अपने फोन को त्याग करके थोड़ा प्रकृति के बीच में बैठ करके उस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम वहां बैठते हैं तो हमें कितनी शांति महसूस होती है। अगर ये शांति भंग हो गई तो क्या होगा? तो अगर जागरूकता वाली बात है,
तो आपके बीच में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होती हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, आप उनको पढ़ करके वहां से जागरूक जरूर हो सकते हैं। लेकिन जागरूकता आप में तब आएगी जब आप आज एक पेड़ लगाएंगे और अगले 6 महीने तक उसकी सेवा करेंगे। बिल्कुल। तो वो इमोशंस अगर डेवलप हो गए ना, तो आप अपने आप जागरूक हो जाओगे। यानी अगर ऐसा नहीं है कि केवल कहने भर से काम चल जाएगा कि आज आप जागरूक हो गए, आपने पेड़ लगा दिया और फिर भूल गए। ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला सवाल लेते हैं जल्दी से, समय कम है, जसप्रीत का। जी, साक्षी जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी प्लांटिंग करी, आप अगर प्लांट लवर हैं तो आप सजेस्ट कर सकती हैं कि जो हमारे हर साल एक प्रॉब्लम आती है, पराली फेस करते हैं हम लोग, आप इस पे कोई अपना सजेशन देना चाहें कि हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, पराली के लिए ना कंपोस्टिंग का मेथड हमारे यहाँ हमेशा से सजेस्ट किया जाता है फार्मर्स को कि आप उसको जलाएं ना, आप उसको एज अ कंपोस्ट यूज करें। आप उसको गीला कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, सूखा कंपोस्ट तैयार कर सकते हो, मिट्टी में और गोबर खाद में मिला करके, और उसको कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट पिट बना करके उसमें डंप कर दिया जाता है और उसको 6 महीने तक बंद कर देते हैं। उसमें अपना सारा प्रोसेस होकर के वो एक बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पतझड़ होता है, पतझड़ के मौसम में बहुत पत्तियां गिरती हैं, तो लीफ कंपोस्ट होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। कंपोस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसको हमारी लाइफ में एक रिचुअल, एक पार्ट, एक दिनचर्या बनाना पड़ेगा। सेग्रीगेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मेंशन करा, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये 2 चीजें होती है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी समझ पा लें कि सूखा कचरा और गीला कचरा सेपरेट करके हम अपने घर के लिए जो पेड़ पौधे हैं या अपने खेतों के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए खाना बना दें, कंपोस्ट बना दें, तो जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं हमेशा यूजफुल होते हैं। पराली में तो बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। बट वही है कि इतना बताने के बावजूद भी हमारे फार्मर्स उसको जला देते हैं और कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये है कि बहुत एक्टिवली इस चीज के लिए हमारे यंगर जनरेशन के लोगों को उसमें बात कर, मतलब थोड़ा अग्रसर होकर के आगे आना चाहिए और बताना चाहिए। यानी आज की जो हमारी जनरेशन है, खास तौर पर यूथ, उनको आगे आना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जसप्रीत का, जो पराली से संबंधित था, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि पराली के दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का क्या स्तर जो है हो जाता है। सरकारें इस दिशा में क्या प्रयास कर रही हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हम और आप, यानी इस देश का नागरिक, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है और नियमित तौर पर कर रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, आपने कर दिया, वो इससे काम नहीं चलेगा। आखिरी में चलते चलते आपसे एक सवाल है, आपके शौक क्या हैं? अभी हाल ही में विद्या बालन की मूवी एक रिलीज हुई है, शेरनी, जो जंगल पर बेस्ड है। क्या आपने वो देखी? कैसी आपको लगी? इसके अलावा आपके खाली समय में आपके क्या करती हैं? जी, मैंने देखा, वो मूवी मैंने देखी, मतलब एक बिटर रियलिटी है वो, और आई सपोज सबको देखनी चाहिए। मुझे देख के बहुत दुख हुआ था उसको, क्योंकि उसका वो जो टाइग्रेस थी उसका मूवमेंट हमारे एरिया में भी था, भोपाल में, और उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर ऐसा कुछ किया जा रहा था तो सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित महसूस होता है कि बताओ, वो अपने बच्चों के संग पीछे, हमारे यहाँ कलियासौर डैम है, वहां पानी पीने आती थी, तो लोगों को ये कहा जाता था कि आप वहां मत जाइए। भाई, आप तो उनके घरों में घुस रहे हो ना। बिल्कुल। तो वो थोड़ी ना आपके घर में घुस रहे हो, आप जंगल में जा रहे हो, आप बांधवगढ़ में रिजॉर्ट में ठहरने जा रहे हो, सब मनाली जा रहे हैं, सब धर्मशाला जा रहे हैं, सब को ऐसा ग्रीन कॉर्नर चाहिए, ग्रीन स्पेस चाहिए खुद को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए। आप अपने घर में ही ग्रीन कॉर्नर बनाएं, आप अपनी कम्युनिटी गार्डन्स को ग्रीन स्पेस में, ग्रीन जंगल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपका बेस्ट पार्ट है। आप पर्यावरण के संग ना खेलिए। और हाँ, मेरा जब फ्री टाइम होता है तो मेरा फ्री टाइम मेरे गार्डन में स्पेंड किया जाता है, या तो मिट्टी बनाने में जाता है, या पेड़ बनाने में जाता है, या फिर रिसर्च करने में जाता है कि भाई अब कौन सा नया पेड़ मुझे लाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलता है मेरे संग कि प्लांट्स के ऊपर रिसर्च चलती रहती है कि भाई ये प्लांट कैसा है, इसमें ऐसा क्या खास है, या वो क्या खास है, या फिर इसी चीज में चलता रहता है कि भाई अब इस चीज को और कैसे एक्सेलरेट करना है, और प्लांट्स कैसे बनाने हैं, अब मौसम ऐसा हो गया है। तो मतलब यही सब। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो है एनवायरनमेंट को लेकर के इतना पैशन है, आप अपने खाली टाइम में भी वो वही करती हैं। अब संक्षेप में 1-2 लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल देखिए बहुत बड़ा है। हमें विकास चाहिए, इससे 2 राय नहीं है।
आपने देखा होगा कुछ समय पहले समाचारों में ये आया था कि मुंबई में मेट्रो ट्रेन बननी थी और वहाँ के जंगलों में कई हजार जो है पेड़ काटने की बात आ गई थी। वैसे आपके छतरपुर में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या सीन है। तो क्या आपकी नजर में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम विकास के रास्ते पर चलें लेकिन मानवता का विनाश ना हो? विकास और विनाश सिक्के के एक ही दो पहलू हैं, ये दोनों में सामंजस्य कैसे रहे ताकि विकास भी हो और पेड़ पौधे भी न काटे जाएं, जल जंगल और जमीन को बचाया भी जा सके। इससे निपटने के लिए कोई, अगर आप चलते चलते कोई अपनी सलाह देना चाहें। सलाह सिर्फ इतनी ही है कि मतलब ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो सबको चाहिए, स्मार्ट सिटी सबको ही चाहिए, विकास सबको चाहिए, गाड़ी हर कोई खरीदेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। पर इन सब चीज के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट का स्टैंड के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, हमें इंडिविजुअल इंसान के स्टैंड के ऊपर कहूंगी कि आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या देते हो, वो मायने रखता है। अगर यहाँ पे 100 लोग भी हो करके, अगर 100 लोगों के घर में भी ग्रीन कॉर्नर, ग्रीन स्पेस क्रिएट हो गया, मैं नहीं कह रही कि आप जाओ और एक जमीन गोद लो और उसको कन्वर्ट करो। आप अपने घर की बालकनी, आप अपने घर की टेरेस, आप अपने घर का बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड को ही अगर ऐसे ग्रीन स्पेसेस में कन्वर्ट कर दो तो वो कंपेंसेटरी एक्शन होगा। और बात रही कि पेड़ों को काट करके रोड बनाना, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है। इसमें हमारी आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व रहते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, उनके ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज हमारे यहाँ भोपाल में भी हुई थी। हबीबगंज स्टेशन को डेवलप करने के लिए इतने पेड़ काटे हैं, इतने पेड़ काटे हैं जिसका कोई कंपेंसेटरी एक्शन ही नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को काट के पाम ट्रीज लगा दिए हैं, जिसका कोई तोल मोल ही नहीं है। तो हमें बहुत जरूरी है कि जापान, फिलीपींस, ये जो इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज है ना, तो वर्टिकल गार्डनिंग या ओवरहेड गार्डनिंग का कंसेप्ट वहीं से आया है। तो आप देखिए कि उन लोग ने भी, ऐसा नहीं है, वो लोग भी प्रोग्रेसिव स्टेट पे डेवलप्ड कंट्रीज में हैं, बट उन लोग ने अपने एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से सहोज करके रखा है। अगर उनके पास बहुत बड़ी मल्टी बिल्डिंग है तो उस पूरी मल्टी बिल्डिंग पर उन लोग ने ग्रीन स्पेस क्रिएट करके रखा है चारों दीवारों पे। तो हमें वैसा ही कोई अप्रोच लीड करना पड़ेगा, और अगर हम वैसा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कंपेंसेटरी एक्शन से विकास को और समाज को साथ में लेकर के चल सकते हैं। और पर्यावरण के बगैर तो ना विकास हो सकता है ना समाज हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कह दी आपने। और मुझे लग रहा है कि दरअसल ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ना, कि हमें विकास भी चाहिए लेकिन हमें पर्यावरण भी चाहिए, इसलिए सरकारों को अपना जो पॉलिसी मेकिंग है तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। और सरकारों के अलावा हम और आप इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में जरूर काम करें, साल भर काम करें, तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखद भविष्य दे पाएंगे। साक्षी भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप हमारी इस धरती माता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।